हेलो फ्रेंड्स, ऐसा एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आई होप बहुत अच्छी तरह अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, चाहे वो हर सब्जेक्ट के नोट्स हो, सारी ही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। बेहतर तरीके से हम लर्निंग करेंगे, बेहतर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं कि जो अगला टॉपिक है वो है हमारा बाल साहित्य। बाल साहित्य के बारे में डिस्कस करते हैं। बाल साहित्य स्कूलों में क्यों इसकी बुक जो है पूरी छपी जाती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और छात्रों के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है बाल साहित्य बालकों को पढ़ाना, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो बाल साहित्य है वो क्लास जो है 3rd to 8th क्लास तक के लिए उपलब्ध करवाई जाती है, यानी कि 3rd से लेकर 8th क्लास तक के जो बच्चे, उनके लिए बाल साहित्यों का प्रबंध किया जाता है, बनाई जाती है। बाल साहित्य की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करते हैं। इनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। बाल साहित्य जब हम बुक छापते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होगी कि विशेषताओं में कि ये उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए कि बाल साहित्य जब भी हम बनाए ना, उसमें हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छी तरह उस चीज़ को समझ सके। उद्देश्य होना बहुत जरूरी होता है, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उसके पीछे, उस कहानी के पीछे का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, तभी बाल साहित्य बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और अगले पॉइंट में कि बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए, यानी कि बच्चों के हर एज के अकॉर्डिंग बच्चों के कौन सी बच्चों की कौन सी एज है, और एज के अकॉर्डिंग और बच्चों के बाल मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग ही बाल साहित्य का निर्माण करना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझ सकें। और अगले पॉइंट में कि भाषा सरल होनी चाहिए। बाल साहित्य की जो भाषा है वो लैंग्वेज काफ़ी इजी होनी चाहिए, बच्चों के मातृभाषा में होनी चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से उस चीज़ को समझ सके, उसके उद्देश्य से उसकी कहानी को अच्छी तरह अपने दैनिक जीवन में भी उसका यूज कर सके। अगले पॉइंट में कि शब्दों का घटनाओं का दोहराव होना चाहिए, यानी कि जो भी एक शब्द और जिनका दोहराव बार बार होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों की जो भाषा है, उसे बोलने की क्षमता वो भी अच्छी हो सकेगी। तो शब्दों और घटनाओं का दोहराव भी बार बार करना चाहिए, और कहानी का जो माध्यम है देने का, उसका जो उद्देश्य पीछे छुपा कहानी के माध्यम से, वो भी बच्चे अच्छी तरह समझ सकेंगे। बच्चों में क्या कहते हैं, पढ़ने की, यानी कि बच्चों में लर्निंग की स्किल भी डेवलप होगी, कौशल का विकास होगा। और ये विविध, यानी कि विभिन्न प्रकार में अलग अलग कहानियों का निर्माण करना चाहिए बच्चों को बाल साहित्य पढ़ाते समय, यानी कि जब बाल साहित्य का हम निर्माण करते हैं। और बाल साहित्य में क्या हो गया, कोई कहानी हो गई, कहानी से रिलेटेड बाल साहित्य हम बना सकते हैं। और नाटक हो गया, ड्रामे के नाटक हो गए, नाटक करवाते हुए बच्चों की कविताएं के माध्यम से भी बाल साहित्य उपलब्ध करवाई जाती है। जीवनी हो गई, किसी के कोई महान पुरुष हो के उसकी जीवनी के बारे में भी पढ़ाना, ये भी बाल साहित्य में इंक्लूड किया जाता है। ड्रामा, यानी कि ड्रामा के द्वारा भी बाल साहित्य करवाया जा सकता है। रोल प्ले के द्वारा, एकांकी के द्वारा भी करवाया जाता है, या फिर ऑटोबायोग्राफी या फिर आत्मकथा बाल साहित्य में होना। ये सारी चीज़ों को होना बहुत जरूरी होता है, तभी जो बाल साहित्य वो इफेक्टिव होगा और उसका हमेशा उद्देश्य रहेगा, उद्देश्यपूर्ण होगा कि बच्चे उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखे, उसकी जो भावना है, उसके पीछे का जो सही कारण है, उस चीज़ को अच्छे से अपने जीवन में, दैनिक जीवन में उसका यूज कर सके। इसलिए बाल साहित्य पढ़ाना बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है स्कूलों में। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं कि जो बाल साहित्य पढ़ाने के क्या क्या लाभ है बच्चों के लिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बाल साहित्य पढ़ाने के लाभ के बारे में डिस्कस करते हैं। बाल साहित्य क्यों पढ़ाया जाता है, इसके स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या है कि बालक में नई रुचियां उत्पन्न होती है। बाल साहित्य पढ़ाने से क्या होता है कि अलग अलग कहानी, नाटक या किसी की ऑटोबायोग्राफी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बायोग्राफी पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों के अंदर ना वही नई इंटरेस्ट में उत्पन्न होने लग जाते हैं कहानी के माध्यम से। और बालक का जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक बनता है। बाल साहित्य पढ़ने से क्या होता है कि जो बालक का दृष्टिकोण है ना, वो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, यानी कि उसका सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है चीजों को लेके। और भाषा की निपुणताएं बढ़ती है। बाल साहित्य पढ़ने से भाषा की निपुणताएं बढ़ती है, यानी कि लैंग्वेज कौशल का विकास हो पाता है, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का निर्माण अच्छी तरह होता है। और बच्चे क्या होते हैं कि कल्पनाशील बनते हैं। बाल साहित्य का निर्माण करते, जब वो कहानी किसी की स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा, वो कल्पना करते, अलग अलग कल्पना करते हैं, तो उनमें क्या होता है, कल्पनाशील की जो शक्ति है वो उनमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जो बाल साहित्य पढ़ाना स्कूलों में काफी इम्पोर्टेंट होता है अध्यापक को।
अगली वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि जो अगला टॉपिक है वो है हमारा समाजीकरण। समाजीकरण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है विद्यालय में बच्चों का, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। समाजीकरण है क्या? समाजीकरण का अर्थ होता है, यानी कि शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य होता है ना, वो बच्चों का समाजीकरण करना होता है, ताकि जो बच्चा है वो समाज में रहकर अपने जो संपूर्ण जीवन निर्वाह कर सके, समाज में रहकर अपने आप को ढाल सके, समाज में अपना जीवन जी सके। इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है समाजीकरण करना। जॉन डूवी ने अपनी डेफिनेशन दी थी समाजीकरण को लेकर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा था कि जो विद्यालय वो समाज का ही एक छोटा रूप है। जो हमारा स्कूल होता है वो विद्यालय जो है वो समाज का ही एक छोटा रूप होता है, और एक स्कूल जो है वो सामाजिक और संस्कृति मूल्यों की अभिकरण एजेंसी होती है। यानी कि जो स्कूल होते हैं विद्यालय वो समाज के द्वारा ही बनाए जाते हैं, और जो स्कूल होता है वो सामाजिक यानी कि सोशल और संस्कृति कल्चर मूल्यों यानी कि वैल्यू की एक अभिकरण एजेंसी होती है। इसमें क्या होता है कि विद्यालय में बच्चों का समाजीकरण और संस्कृति मूल्यों का विकास करना होता है विद्यालय में, ताकि बच्चे समाज में अपना संपूर्ण जीवन जी सके। और अगले इसमें कहा है कि जो इनका संरक्षक भी है, और जो विद्यालय है वो समाजीकरण और मूल्य का संरक्षक भी होता है। अभिकरण एजेंसी के साथ साथ वो संरक्षक भी होते हैं सामाजिक और संस्कृति मूल्यों का, जो पूरा ध्यान रखा जाता है विद्यालय में। जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनकी सामाजिक मूल्य, समाज की स्थिति से और दैनिक जीवन से रिलेटेड उन्हें हर चीज के बारे में डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है। और अगला देखते हैं, यानी कि समाजीकरण का अर्थ यानी कि मीनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। समाजीकरण का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? समाजीकरण क्या होता है कि नियम बनाना होता है, मूल्य यानी कि वैल्यू बनाना है, परिस्थिति हो गई, विश्वास हो गया, तालमेल को बैठाना होता है। समाजीकरण होता है किसी भी नियम हो गए, किसी भी मूल्य हो गए, परिस्थिति को, जो भी परिस्थिति हो गई, परिस्थिति के साथ तालमेल कैसे बैठाना है, समाज में अपने आप को कैसे रखना है, समायोजन करना है, इसके बारे में समाजीकरण हमें सिखाता है। और उसके साथ साथ अनुकूलन और समायोजन भी समाज में रहने के लिए सिखाते हैं बच्चों को। इसलिए समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। और समाजीकरण का ही अर्थ होता है कि बच्चों का सामाजिक विकास करना, समाज में रहकर वो अपना जीवन है वो अच्छे से व्यतीत कर सके, इसलिए समाजीकरण करना बहुत जरूरी होता है। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं कि जो सामाजिक मूल्य है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सोशल वैल्यू कौन सी है हमारी। सामाजिक मूल्य होते हैं कि जिन मूल्यों को हम अलग अलग ढंग से पालन करते हैं ना, हमारे समाज के द्वारा जो बनाए जाते हैं उसे हम सामाजिक मूल्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अपने बड़ों का हम सम्मान करना हमें जरूरी होता है, ये समाज के द्वारा बनाए हुए नियम होते हैं, तो ये सामाजिक मूल्य होता है अपने बड़ों का सम्मान करना। सेकंड होता है सांस्कृतिक मूल्य, यानी कि संस्कृत मूल्य कौन कौन से उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिन मूल्यों का पालन हर कोई व्यक्ति एक ही ढंग से करता है या फिर एक ही तरीके से करता है, यानी कि सांस्कृतिक मूल्य वो होते हैं जिन मूल्यों का पालन होता है एक ही तरीके की संस्कृत तरीके से जब हम करते हैं संस्कृत तरीके से, तो वो हमारा क्या होता है वो संस्कृत मूल्य होता है, यानी कि एक ही ढंग से एक ही तरीके से जब हम पालन करते हैं तरीके से बनाते। जैसे एग्जाम्पल जैसे दीपावली का जब हम त्योहार बनाते हैं एक ही तरीके से सभी लोग त्योहार बनाते हैं, राखी का त्योहार बनाते हैं, यानी कि राखी का जो फेस्टिवल वो भी सब एक ही तरीके से बनाते हैं। और अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना ये भी सब एक ही तरीके से करते हैं। ये सारी होते हैं हमारी जो संस्कृति होती है, उसके मूल्य होते हैं, उसकी वैल्यू होती है, कल्चर की वैल्यू होती है। अगला देखते हैं कि जो एजेंसी है क्या, इसमें क्या है कि जहाँ शिक्षा मिलती है, यानी जहाँ हमें एजुकेशन प्रोवाइड होती है वो एजेंसी होती है। और जो इसमें क्या है कि वही समाजीकरण है, जहाँ हमें एजुकेशन प्रोवाइड होती है वही एजेंसी होती है, और जहाँ हमारा समाजीकरण का विकास होता है वही एजेंसी होती है। यानी कि दो शिक्षा और जो समाजीकरण की जो एजेंसी है दोनों ही एक होती है, क्योंकि जहाँ हमें शिक्षा मिलती है वही हमें समाजीकरण समाज में रहने का तौर तरीका सिखाया जाता है, क्योंकि एजेंसी जो विद्यालय होता है वो समाज के द्वारा ही बनाया हुआ एक एजेंसी होती है, एक अभिकरण होता है। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं।